प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय गणित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्याय 14 सांख्यिकी का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि सांख्यिकी से एक एक अंक के 2 प्रश्न और एक प्रश्न आना है 4 अंकों का, यानी ऑब्जेक्टिव भी आना है और बड़ा प्रश्न भी आना है। इसलिए आपको बढ़िया पूरे क्या करना पड़ेगा, पहले सूत्र परिभाषा इनको अच्छे से समझना पड़ेगा, जिससे ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएंगे और इनका अध्ययन जब कर लेंगे तो स्वाभाविक है 4 अंक का प्रश्न भी आसानी से बहुत अच्छे से बनेगा। कुल मिलाकर के आपकी ठोस और मजबूत तैयारी हो जाएगी। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। और हाँ, यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमने आप लोगों के लिए पूरी गणित के वीडियो चैप्टर वाइज पूरा प्रश्न बैंक भी कवर करा दिए हैं। अन्य और भी बहुत उपयोगी वीडियो आपके लिए बनाए हैं। हम एंड स्क्रीन में, इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आखिरी में वो प्लेलिस्ट लगा देंगे, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले चूँकि इस अध्याय में अपन को पढ़ना पड़ेगा समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक। तो पहले समांतर माध्य या औसत, इसको माध्य भी कहा जाता है, इंग्लिश में अपन मीन बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा तो समझें। आप जानते हैं वैसे कि दिए गए प्रेक्षणों के योगफल में, प्रेक्षणों का पहले क्या कर लें, योगफल, और उसमें प्रेक्षणों की संख्या का भाग दे दे तो प्राप्त संख्या को समांतर माध्य या औसत कहते हैं। ठीक है ना, ये जानते हैं आप। ठीक है, अब माध्य ज्ञात करने की विधियां क्या हैं? तो माध्य ज्ञात करने की विधियां हम जानते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए अलग होती है, एक अलग तौर तरीका, अलग विधि होती है, और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए अलग होती है। अवर्गीकृत आंकड़ों से तात्पर्य मतलब समझ जाए पहले। अवर्गीकृत आंकड़े यानी जिनमें बारंबारता नहीं दी रहती है। एक उदाहरण के लिए हम कह दें कि जैसे 7 बक्सों का भार दे दें कि पहले बक्से का भार 65 किलो, दूसरे का 70 किलो, फिर एक का 50 किलो, इस टाइप से 7 के भार दे दें और फिर कहें कि औसत भार ज्ञात करें। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? सभी के भारों को जोड़ देंगे और फिर 7 का भाग दे देंगे, 7 बक्से हैं चूँकि, तो यानी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो जब ये सूत्र का प्रयोग करते हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, जब वर्ग भी नहीं बने रहते और बारंबारता भी नहीं दी रहती है ना। अब जब आंकड़े वर्गीकृत हों, बारंबारता भी दी हो, जैसे वर्गीकृत से तात्पर्य वर्ग बना दें। जैसे हमने कहा कक्षा में हमने 100 नंबर का पेपर लिया, उसमें से 50 विद्यार्थी थे, तो उनके प्राप्तांक इस प्रकार हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस टाइप से दे दें और वहाँ विद्यार्थियों की संख्या दे दें, तो वर्गीकृत भी हो गए और बारंबारता भी दे दी गई। अब यहाँ वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात करने के लिए भी 2 विधियाँ मुख्यतः हैं, है ना, एक प्रत्यक्ष विधि और एक अप्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि इसमें डायरेक्ट निकाल लिया जाता है। इसका सूत्र होता है एक्स बार यानी माध्य, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अच्छा, सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी जिसके आगे सिग्मा लगा देते हैं तो हमको वो उस संख्या उसका योग करना पड़ता है। जैसे एफ आई के आगे सिग्मा लगा है यानी एफ आई को जोड़ो, है ना, ये मतलब होता है। तो प्रत्यक्ष विधि जब सवाल कराएंगे तो समझ में आ जाएगी आपको। अब अप्रत्यक्ष विधि 2 प्रकार की होती है, नाम से ही भ्रमित होते हैं, इसलिए हमने डिटेल से इसको समझाया। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष विधि 2 टाइप की होती है, एक होती है लघु विधि और दूसरी होती लघुत्तर विधि। अब लघु विधि के बहुत सारे नाम होते हैं। लघु विधि का एक नाम होता है कल्पित माध्य विधि या विचलन विधि। ठीक है ना, लघु विधि, कल्पित माध्य विधि, विचलन विधि, ये तीनों एक ही चीज़ है। और लघुत्तर विधि को अपन पग विचलन या पद विचलन विधि कहते हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादातर उपयोगी आपको एक ये वाली विधि है और एक ये वाली विधि है। इन दोनों से अपन को ज़्यादा सवाल करने को मिलेंगे और यही दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पर मैं सूत्र सबके बता देता हूँ। ठीक है, इसका तो आपने समझ गए। लघु विधि का सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। अब ए क्या होता है? कल्पित माध्य होता है, वो आप समझ जाएंगे सवाल करते समय, बीच में अपन को मान करके निकालना पड़ता है। और डी आई क्या है? डी आई क्या है? विचलन है ना, पदों से कितना कितना विचलन हो रहा है। पहले माध्य निकाल लेते हैं, कल्पित माध्य, उससे विचलन निकालते हैं। सवाल करने के दौरान अच्छे समझ में आएगी ये चीज़ें, सब बातें। अब लघुत्तर विधि का सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस
सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणित एच, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यू आई है, यू आई का अलग से सूत्र है, ये सारणी में ज़रूरत पड़ेगी इसकी, है ना। यू आई बराबर एक्स आई माइनस ए बटे एच, एच मतलब होता है वर्गांतर। आप चिंता ना कीजिएगा, सवाल जब करेंगे तो एक एक समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं मध्यिका, इसको माध्यक कहते हैं, इंग्लिश में मीडियन। विद्यार्थियों नाम से भ्रमित ना होइएगा, वहाँ देखिए माध्य और यह माध्यक, यानी केवल का लगा देने से बिल्कुल सवाल बदल जाता है। इसलिए सवाल को अच्छे से पहले पढ़ लेना चाहिए कि माध्य याद करना है कि माध्यक, है ना। क्योंकि माध्यक यानी मध्यिका हो जाता है, माध्य यानी समांतर माध्य हो गया। तो इसलिए क्या करना चाहिए, ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो क्वेश्चन दिया है ना उसका इंग्लिश वर्जन भी पढ़ लेना चाहिए। प्रश्न पेपर में जाएगा आएगा ना तो हिंदी भी आएगा और उसके नीचे इंग्लिश भी लिखा रहता है, तो इंग्लिश भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में कन्फ्यूजन यहाँ नहीं होता। मध्यिका को मीडियन बोलते हैं, है ना, और उसको समांतर माध्य को मीन बोलते हैं और बहुलक को मॉड बोलते हैं, ठीक है। तो इससे पता कर लीजिएगा, तब अच्छे से कीजिएगा, नहीं तो पूरा सवाल आप करके माध्यिका आया है और आपने माध्य करके फुर्सत कर दिए तो 0 नंबर में लेंगे। तो ये यही गलती तो होती है, इसलिए हमने कहा वीडियो पूरा समझिएगा। चलिए, तो मध्यिका के बारे में यानी माध्यक के बारे में जान लेते हैं। पहले परिभाषा कि दिए गए आंकड़ों यानी परीक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में पहले व्यवस्थित कर दें, यानी पहले आंकड़ों को जमा दें, फिर व्यवस्थित करने के पश्चात ठीक बीच का जो मान होगा, बीच का जो अंक होगा, उसको मध्यिका या माध्यक कहते हैं, ठीक है ना। इसकी भी विशेषता गुण है। पहला, इसकी गणना सरल है, इसमें कोई बहुत बड़ा अपन को कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, क्योंकि बीच का अंक ढूंढना है तो इसकी गणना सरल है। यह भी सुपरिभाषित है, यह इस पर चरम मानों का प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमको तो आंकड़ों को ऐसे करके जमा देना और बीच का छोड़ देना। अब यहाँ से का लेना देना हमको, इनका तो कोई रोल ही नहीं रहेगा, बीच का अंक को छांटना हमें, तो इस पर चरम मानों का प्रभाव नहीं होता। ये क्या हो गई इसकी विशेषता। अब दोष क्या है? सबसे पहला दोष तो यही है कि भाई सबसे पहले हमको आंकड़ों को जमाना पड़ेगा, यानी आंकड़ों को व्यवस्थित करने का अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, ठीक है, पहला दोष। दूसरा यह अनुमानित माध्य, यानी बीच का अंक छांट लिए, है ना, तो अनुमानित माध्य, ठीक है। फिर यह गणती गणनाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है ना। अब मध्यिका ज्ञात करने की भी विधियाँ होती हैं, तो जैसे उसमें वर्गीकृत अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए अलग अलग कंडीशन थी, तो ऐसे ही इसमें अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए अलग स्थिति है और वर्गीकृत के लिए अलग। यहाँ भी दो स्थितियाँ बन जाती हैं। पहला, आंकड़ों की संख्या विषम हो, पहले जो दिए गए अंक है ना उनको जमा लिए, फिर उनको गिन लिए, 1 2 3 4 5 कितने हैं, तो अगर वो गिने और गिनती में जो आंकड़ों की संख्या n विषम आ गई तो मध्यिका का सूत्र निकलेगा n+1/2 वा पद, विषम आंकड़े के लिए जब n का मान विषम हो। और जब आंकड़ों की संख्या सम आ गई, हमने जितने आंकड़े दिए हैं उनको जमाने के बाद गिने 1 2 3 4 5 6 आ गया, यानी सम संख्या आ गई, तो मध्यिका का सूत्र लगेगा मध्यिका बराबर 1/2 n/2 वा पद, n/2 वा पद प्लस n/2+1 वा पद, n/2+1 वा पद, ये पूरे का बटे नहीं है, देखिए +1 अलग है, n/2+1 वा पद, ठीक है। तो ऐसा करके इसमें हम n का मान भर देना है, हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। अब वर्गीकृत आंकड़ों के लिए मध्यिका, क्योंकि 4 अंक का क्वेश्चन आना है ना, तो यहाँ से इस सूत्र पर आधारित आएगा अगर आना होगा तो मध्यिका बराबर होता L प्लस m-c/f गुणित h। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे सर m नहीं था, हमने सूत्र को शॉर्ट कर दिया है। आपकी किताब में यहाँ पर कैपिटल N/2 लिखा है, वही बात है ना, कैपिटल N/2 यानी कि m, यानी ये देखिए सिग्मा f/2, तो सिग्मा f क्या कहला जाता है? n ही तो कहलाता है ना, बारंबारताओं का योग। तो यहाँ पर n/2 लिखा है और यहाँ CF लिखा है, हमने C लिख दिया, चल जाएगा, ये सूत्र बिल्कुल सही है ना। CF उसमें संचयी आवृत्ति थी, हमने C लिख दिया उसको। तो सेम, चाहे आप वो सूत्र लगाएं चाहे ये सूत्र लगाएं, विधि एक ही है, दोनों सूत्र का एक ही मतलब है। मैं सूत्रों का अर्थ बता दूं, प्रतीकों का अर्थ बता दूं। L बराबर मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, H मतलब वर्गांतर, कितने कितने का वर्गों में अंतर है, और M जो हमने यहाँ पर लिखा है M बराबर सिग्मा f/2, और F क्या है, ये वाला F जो है, तो F है मध्यिका वर्ग की आवृत्ति, और C क्या है? मध्यिका वर्ग के
पूर्व की संचयी आवृत्ति, मध्यिका वर्ग की नहीं, मध्यिका वर्ग के पूर्व की संचयी आवृत्ति। ठीक है ना। अब देख लेते हैं बहुलक के बारे में। बहुलक को इंग्लिश में मॉड कहते हैं। सर्वाधिक आवृत्ति या सर्वाधिक बारंबारता वाले पद को बहुलक कहते हैं। जो सबसे ज्यादा बार आता है ना उसको हम बहुलक कहते हैं। जो ज्यादा बार परीक्षण, जो ज्यादा बार अंक आया है ना उसको हम बहुलक कहते हैं। ठीक है ना। तो खाली स्थान में आता है सर्वाधिक आवृत्ति वाले पद को क्या कहते हैं, तो बहुलक कहते हैं। ठीक है। अब इसमें मुख्य बात विद्यार्थी, बहुलक सबसे ज़्यादा सरल है, लेकिन यहाँ पर सूत्रों में गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए ये सवाल अक्सर करके गलती कर देते हैं विद्यार्थी लोग। तो इसमें ध्यान दीजिएगा। हम सूत्र को याद करने की ट्रिक भी बताएंगे। पहले सिंपल सूत्र बता दूं। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 कोष्टक बंद गुणित H। ठीक है ना, ये सूत्र हुआ। अब चलिए सबसे पहले हम आपको ये सूत्र याद करने की ट्रिक बताते हैं। देखिए मध्यिका के सूत्र में भी यहाँ पर L आया था और यहाँ प्लस लग करके और फिर कोष्टक में कुछ लिखा था, मैं वो आप चर्चा नहीं कर रहा हूँ, गुणित H है ना, एक जैसा था। अंतर क्या था, यहाँ पर बदलाव हुआ ना, तो इसको याद करने का आप ये ध्यान दीजिए। यहाँ भी एफ 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 तो सब जगह है, सिर्फ कन्फ्यूजन होता है 1 0 1 2, इनमें कन्फ्यूजन होता है। तो ऊपर ये याद रखिए कि बहुलक के सूत्र में 10 बटे 2 102, 10 बटे 2 102 कैसा 10, एफ तो लिख देना आपको। तो एक और ये शून्य हुआ ना, तो इसको आप पढ़ दें, कोड वर्ड है, हिंट है। तो 10 फिर 2 102। ठीक है ना। आप ध्यान रखिएगा 10 बटे 2 102 यानी F1 माइनस F0 फिर 2, क्योंकि 2 102 बोल रहे हैं तो 2 पहले लगाए 2, फिर F1 माइनस F0 और माइनस F2। ये आपको याद करने के लिए एक हिंट थी, है ना। अब L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, H वर्गांतर है। अब यहाँ पर ये क्या है ना। तो यहाँ पर देखें, जब हम बहुलक वर्ग निकालेंगे तो बहुलक वर्ग जैसे यहाँ पर आ गया है ना, तो बहुलक वर्ग जहाँ पर आया उसी के जस्ट सामने हम कह देंगे F1। तो F1 हो गया बहुलक वर्ग की आवृत्ति। तो 1 के पहले क्या आएगा, 0 ना, 1 के पहले क्या आएगा 0, तो बहुलक वर्ग के पूर्व की आवृत्ति F0 कहलाएगी और बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति कहलाएगी F2, क्योंकि 1 के बाद आएगा 2। समझ गए ना। तो 0 1 2, 0 पहले यानी पूर्व की, 1 यानी बहुलक वर्ग की और 2 यानी बाद, तो बाद की आवृत्ति F2। ये कोड वर्ड हुआ। अब यहाँ पर माध्य, मध्यिका और बहुलक को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप भी कहते हैं। एक नंबर बताने के लिए, सत्य में आने के लिए इस टाइप से कथन बना दिया करते हैं ना। तो माध्य, मध्यिका और बहुलक को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। अब तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप यानी माध्य, मध्यिका और बहुलक में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है, 3 माध्यक यानी मध्यिका, 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य। ठीक है ना। अब इसके पक्षांतर करके ढेर सारे आ जाते हैं, पर एक सूत्र आप इसको याद रखिए, जिस रूप में आया है फिर आप चेक कर लीजिएगा पक्षांतर करके उस रूप में आ पा रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पर बहुलक बराबर निकालना चाहें तो 2 माध्यक यहाँ कर देंगे, तो आ जाएगा 3 माध्यक माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक, ऐसा हो जाएगा, है ना, पक्षांतर करके। तो अभी तो फिलहाल ये सूत्र याद रखिए। अब आप कहेंगे सर इसको भी याद करने में कठिनाई जा रही है, ठीक है ना, तो मैं एक थोड़ी सा इसमें भी बताऊं, एक ट्रिक टाइप से, है ना। यहाँ क्या लिखा है 3 और यहाँ क्या लिखा है 2, तो इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1, तो 2 धन 1 बराबर 3, ऐसा ही होगा ना। तो 2 1 3, ठीक है, ये तो याद रहेगा। 3 मध्यिका बराबर बहुलक धन 2 माध्य। अब आप कहेंगे सर किस में 2 लगाना किस में 3 लगाना, कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए बहुलक खुद ही बहुत बड़ा है ना, एक प्रकार से याद करने के लिए बता रहा हूँ, तो उसमें कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि वो खुद ही बड़ा है, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें नहीं लगाया अपन ने बहुलक में कुछ भी। और माध्यिका करे दुगना तो मध्यिका आ गई, ठीक है ना, ऐसा कि माध्य में 2 लगाना, मध्यिका में 3। अब वर्ग चिन्ह इसको अपन मध्य बिंदु भी कहते हैं, बराबर निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटे 2।
ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई, इनको ध्यान रखिएगा। अब जल्दी से अपन सवाल देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। यहाँ दैनिक व्यय रुपये में दिया है 100 से 150, 150 से 200, 50 50 का अंतर है 350 तक गया। परिवार की संख्या 4 5 12 2 2 2, इस टाइप से ये सवाल दिया रहेगा। अब इसमें लिखा है एक उपयुक्त विधि का नाम कुछ भी नहीं दिया, एक उपयुक्त विधि का चयन करके हमको माध्य, ये पढ़ लीजिएगा, क्या ज्ञात करना है, माध्य व्यय ज्ञात करना है। माध्यक नहीं लिख दिया है ना, माध्य यानी औसत यानी समांतर माध्य ज्ञात करना है। अब लिखा उपयुक्त विधि, तो देखिए यदि आंकड़े बहुत बड़े बड़े हों, है ना, बहुत बड़े बड़े हों जैसे इसमें हो, तो आंकड़ों को छोटा करने के लिए, गणना को सरल करने के लिए सबसे बेस्ट विधि होती है पग विचलन विधि। ठीक है ना। तो हम यहाँ पग विचलन विधि, इसको पद विचलन विधि भी कहते हैं, इसका प्रयोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये पूरी जो सारणी दी गई है, ये वाला पहला जो कॉलम है इसको हमने दैनिक व्यय ऐसे लिख दिया। देख करके सीधा कुछ नहीं करना, आपको लिख देना दैनिक व्यय ये दिया है ना, इसको आपने ये लिख दिया। फिर परिवारों की संख्या, एक्चुअली ये बारंबारता कहलाती है, परिवारों की संख्या, ये दोनों खंड आपको दिए। ठीक है ना, इतना हो गया, इतना तो समझ में आया ना। ये खंड और ये खंड दिया है ना, ये समझ में आ गया, कुछ नहीं करना इसमें कलाकारी। अब देखते हैं वर्ग चिन्ह, इसको मध्य बिंदु भी कहते हैं। तो इन दोनों को आपको जोड़ते जाना है। जैसे 100 हुआ और 150, यानी जोड़ गया तो कितना हुआ 250, है ना। 250 250 में 2 का भाग देना है तो कितना आएगा 125, ये आ गया। ऐसे ही इसको जोड़िएगा तो 200 और ये हो जाएगा 150 और तो हो जाएगा 350। अब 350 यानी 350 में 2 का भाग देंगे, आधा करेंगे तो कितना आएगा 175, ये आ गया। तो इसी प्रकार से इनको जोड़ जोड़ करके 2 2 का भाग देते जाएंगे तो ये मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह आ जाएगा, ये बनेगा। कोई भी विधि हो तो इतना तो आपको करना पड़ेगा यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखिए पद विचलन रीति का जो सवाल है उसका आपको सूत्र ध्यान रखना है, अपने आप सारणी तैयार हो जाएगी। सूत्र क्या है उसमें देखें कि हमको ये निकालना है सिग्मा एफ आई, तो एफ आई तो भाई बारंबारता कहलाता है। यू आई, तो यू आई बराबर क्या होता है, हमने कहा था ना यू आई बराबर एक सूत्र लगता है, वो सारणी में ही लगेगा। तो यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच, एक्स आई माइनस ए बटे एच। तो एक्स आई तो आपने निकाल लिया है ना। अब काय की ज़रूरत, अच्छा एच की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो एच तो अंतर तुम्हें समझ में आ रहा है कि कितने कितने का अंतर है, 50 50 का, तो एच तो निकल गया। ए की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपको देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है। तो बीच का जो अंक आया इसमें से 2 इस साइड छोड़ दें, 2 इस साइड छोड़ दें, तो यहाँ पर बीच का अंक ये आ गया। तो ये कहला गया ए का मान, ए का मान हो गया कितना हो गया, इसी को कहते हैं कल्पित माध्य। तो 225, क्योंकि हमने कोई गणना नहीं की ना, बीच का निकाल लिया, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया कल्पित माध्य ए बराबर 225 सारणी के ऊपर और वर्गांतर एच बराबर 50। एक प्रश्न यहाँ बनता है, आप कहेंगे सर यहाँ पर 5 अंक थे तो 2 इस साइड छोड़ दिए, 2 इस साइड बीच का निकाल लिया। अगर 6 अंक होते तो 6 अंक होते तो ये कॉलम भी भरा होता ना, तो हम बीच का अंक निकालते तो फिर ये दोनों फंसते। इस स्थिति में तो हमको ऊपर ही वाला लेना है ना, ऊपर वाला लेना है बीच के अंक। जब बीच के अंक आएंगे तो 2 आएंगे ना वैसी स्थिति में, तो हमको ऊपर वाला लेना अगर ऐसी स्थिति कभी आए तो, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं विचलन कैसे निकलेगा। तो विचलन डी आई, पहले डी आई बोल दें, विचलन डी आई, ये जो है ना ये एक्चुअली ये विचलन ही है, ये जो निकालना है। तो पहले हमको इसको निकालना है, इसमें एच का भाग देते जाना है। तो कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस ए कैसे निकालेंगे, एक्स आई कहाँ निकल आया है ये, और ए कहाँ निकला है, आपने कितना मान लिया 225। फिर से समझ जाए, इस ये है एक्स आई और ए कितना निकला है 225, यानी सब में, इसमें भी 125 में भी, 175 में भी, 225 में भी, सब में यहाँ जो लिखा है एक्स आई है उसमें क्या घटाना है, उसमें घटाना है ए, यानी इसमें भी घटा दीजिए 225, ठीक है ना। तो 125 में से 225 गए तो कहेंगे सर उल्टा घटवा रहे हैं, तो हाँ उल्टा घटवा रहे हैं तो माइनस लगेगा, ठीक है, तो -100 बचा, ठीक है ना। इसी प्रकार 175 में 225 गए तो कितना बचेगा, 50 बचेगा, ठीक है ना। और 225 में 225 ही घटा देंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। फिर 275 में, ठीक है ना, यहाँ एक्स आई का मान, यहाँ पर एक्स आई का मान कितना है 275, और
ए का मान कितना है, ए का मान तो आपने मान ही लिया, ये ए का मान कितना है यहाँ पर 225, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 275 में 225 गए तो 50 बचे। कहने का तात्पर्य बिल्कुल सरल बता दूं कि इन सभी में क्या घटाते जाना है, ए घटाते जाना है, यानी 225 घटाते जाना है, तो ये निकल आया, ये निकल आया विचलन, मतलब एक्स आई माइनस ए निकल गया। अब बटे में एच लिखा है, यानी इनके बटे में, इनके सब के बटे में क्या करते जाना है, एच, एच मतलब 50 है हमारे पास अंतर, तो इनमें सब में 50 का भाग देते जाना है। तो 50 का भाग देंगे तो यहाँ आएगा 2, है ना, 50 दूनी 100, 50 में 50 का भाग दिए 1, 0 में 50 का भाग दिए 0, है ना, फिर ये 50 में 50 का भाग दिए 1, 50 में 100 में 50 का भाग दिए 2, तो ये हो गया यू आई, ठीक है ना। ओके, अब यू आई निकल आया। अब यू आई में काई का गुणा करना है, सूत्र में क्या बताया जा रहा है, सिग्मा एफ आई इंटू यू आई, यानी पहले एफ आई यू आई निकाल लीजिए इतना, फिर उसको जोड़ दीजिए, ये कहा गया है। तो पहले एफ आई गुणित यू आई तो निकाले ना, तो एफ आई ये है और यू आई ये है, एफ आई यू आई ये, तो इसका और इसका गुणा करके यहाँ लिखते जाना है। तो 4 दूनी 8, ठीक है, 5 एकम 5, जो चिन्ह माइनस का आ रहा आने दो, लगाते जाना, 12 शून्यम शून्य, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस टाइप से लगा लें। अब इसको क्या करना, जोड़ना है, तो ऋण ऋण के जोड़ दीजिए, ऋण ऋण के जोड़ दीजिए और धन धन के जोड़ दिए। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, इन दोनों को जोड़े 6। अब इन्हें फिर जोड़ना है तो प्लस माइनस को जोड़ेंगे भी तो घट जाएगा, तो 13 में से 6 गए तो 7, चिन्ह बड़ी संख्या का ऋण 7 आया। ओके, ठीक है, अब तुम्हारे पास ये सब चीज़ें, अरे इसको भी जोड़ दिए बारंबार तक। अब यहाँ पर मान भरना से ऐसे बस हो गया, कुछ नहीं। चलिए सूत्र पे मान भरते हैं, तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणित एच। तो यहाँ पर देखिए ए का मान कितना है 225, सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है ऋण 7, और सिग्मा एफ आई का मान कितना है, सारणी से जोड़े आपने 25 ये, और ये कोष्टक बंद, गुणित एच का मान कितना है 50 वर्गांतर। अब इसमें जो कट जाए तो काट दीजिए, 25 से कट गया, 25 दूनी 50, और फिर 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14 ही आ जाएगा, ठीक है ना, ये 7 दूनी 14 आएगा। लेकिन ये माइनस का है तो प्लस माइनस के यहाँ माइनस रहेगा, 225 जी का तीन लिखा है, तो 225 में 14 घटाएंगे 211 आ गया, उत्तर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, यहाँ भी कहा गया है आंकड़े इस प्रकार से दिए गए, कहा माध्य ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे, देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर आंकड़े देखिए बड़े छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, तो यहाँ आप, और वैसे भी हम चाहते थे एक सवाल प्रत्यक्ष विधि से बताएं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष विधि लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ एक बात और भी देखिएगा, इसलिए भी हम प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ 0 से 6, ठीक है, फिर यहाँ पर मतलब 6 का गैप चला, फिर यहाँ से 6 से 10 4 का गैप आ गया, फिर 10 से 4 का गैप चल रहा है। अब यहाँ देखिए 14 से 20 यानी 6 का गैप हो गया, फिर यहाँ देखिए अच्छा 38 से 40 2 का गैप आ गया, गैप सब जगह समान नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए आपको ये विधि लगाना बेस्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिनों की संख्या ये दी है, आप यहाँ पर लिख दिए, विद्यार्थी की संख्या पूरी दी गई है, आपने ये लिख दी, जो संख्या विद्यार्थी की होती है वो ये जो मतलब सेकेंड कॉलम जो दिया रहता है वो बारंबारता है, बारंबारता हो गया। अब हमने पहले भी कहा था कि कोई भी मध्य बिंदु तो निकालना पड़ेगा, आपको वर्ग दिए हैं तो, है ना, वर्ग चिन्ह भी जिसको कहते हैं, तो इन दोनों को जोड़ते जाइए, इन दोनों को जोड़ते जाइए और 2 का भाग करते जाए तो ये निकल आएगा 6 धन 0 बराबर 6, 6 भागित 2 यानी 3, 10 और 6 16, 16 भागित 2 यानी 8, इस प्रकार से ये निकालिए। अब ये आपका हो गया एफ आई, ये हो गया एक्स आई, आपका सूत्र कहता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यानी एफ आई एक्स आई का गुणा करो और फिर जोड़ो, तो गुणा तो कर लिए भाई अपन ये, अब इसको जोड़ दो, तो जो जोड़ेंगे वो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकल आएगा, इसका मान आ गया 499, और बारंबारता को जोड़ दिए, सिग्मा एफ आई का मान आया 40। अब ये सूत्र में मान भर दिए भैया अपन ने, इसका मान भर दिए 499, इसका मान भर दिए 40, इसमें इसका भाग दे देना है, दशमलव में आएगा तो आगे 12.48 दिन, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ तीसरा प्रश्न दिया है, इसमें कुछ नहीं, वह एक अंतर है इसमें, देखिए थोड़ी से सवाल में इसमें माध्य जेब खर्च यानी माध्य निकाल दिया है ना, निम्नलिखित बंटन मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, माध्य जेब खर्च 18 रुपया है, माध्य खुद निकाल दिया। फिर जब माध्य निकाल दिए तो ज्ञात क्या कह रहा है करने के लिए, तो कहा तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर जो बारंबारता दी गई होंगी वहाँ पर जैसे 7 है, ये 6 है, तो यहाँ पर देखिए एफ लिखा है, यानी यहाँ जो संख्या लिखनी थी ना तो संख्या नहीं लिखी, एफ लिख दिया है, तो इस एफ को ही ज्ञात करने के लिए कहा है। हम पूरी जो विधि किए थे प्रत्यक्ष विधि में उसका प्रयोग करेंगे, उससे भी आ जाएगा, और इसको आपको आपके पास जो प्रश्न बैंक में उसमें अभी दूसरी विधि दी गई है उससे भी करेंगे, आ जाएगा। हमको ये ज़्यादा सरल लगी है तो इसलिए मैं इससे बताना चाह रहा हूँ। तो यह प्रत्यक्ष विधि में यहाँ दैनिक जो ये वाला लिख दीजिए, जो फर्स्ट कॉलम में दिए दैनिक जेब खर्च ये लिख दिए, बच्चों की संख्या ये दी गई है ये पूरा लिख दिए, इतना तो आपको सेम लिख देना है, ठीक है ना। ये 2 खंड वर्ग चिन्ह
इन दोनों को जोड़ते जाइए, मध्य और दो जोड़ जोड़ करके 2 का भाग देते जाएं। जैसे 11 और 13 हो गया, कितना हो जाएगा 24, 24 में 2 का भाग देंगे 12। तो इस प्रकार से इनको जोड़ जोड़ करके 2 का भाग देते जाएंगे, मध्य बिंदु निकल आएगा, ठीक है ना। अब तो ये हो गया एफ आई, ये हो गया एक्स आई। अब अपन को इसका गुणा करना है, तो इसका गुणा करते जाएं तो 12 7 84, इस टाइप से गुणा करते जाएं, 14 गुणे 6 84 आएगा, है ना। तो इस टाइप से गुणा करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थोड़ी समझिए, 20 का भाई एफ में गुणा होगा तो 20 एफ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये अंतर है, बाकी सबका गुणा आपको कर लेना है। अब इसको जोड़ना है तो जोड़ते समय क्या कीजिएगा, संख्या जितनी लिखी है ना, ये संख्या, ये संख्या को पहले जोड़ देना है। तो जोड़े तो कितना है 44। अब f को तो f का मान नहीं मालूम ना, पर जोड़ना तो है, तो इसलिए हमने प्लस f कर दिया, क्योंकि इसको हम तो जोड़ नहीं पाए थे, संख्या नहीं थी तो प्लस f कर दिया इसको, ठीक है ना। ये सिग्मा एफ आई का मान आ गया, ओके ठीक है। अब जब इसको जोड़ेंगे तो सेम यही प्रक्रिया अपनाएंगे कि जितनी ये संख्या है इतनी सारी ये ठीक है, इसको और इसको जोड़ देंगे। तो इसको जोड़े तो आया 752 और प्लस 20 एफ कर देंगे, बस इतना सा अंतर है। अब सूत्र वही लगेगा, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अब इतने का मान कितना आया था, इतने का मान ये आया था, ये लिख दिए इसका मान। और सिग्मा एफ आई का मान कितना आया था, ये आया था, ये भर दिए मान। और एक्स बार का मान सवाल में दिया था, माध्य कितना है 18, तो एक्स बार का मान यहाँ पर भर दिया 18, ठीक है। अब इसका इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए 752 प्लस 20 एफ 752 प्लस 20 एफ ही लिखा बराबर। अब 44 में 18 का गुणा करेंगे तो 792 और 18 का f में भी गुणा करेंगे तो 18 f आ गया। अब चूंकि हमको f का मान निकालना है तो पक्षांतर कीजिए, f एक साइड कर दें, इस साइड बराबर किस साइड और संख्या को इस साइड कर देना है। तो f वाली संख्या यहाँ देखिए 20 f यहीं लिखी है, इसी साइड लिखी है, इस साइड है ना। और 18 f यहाँ थी, बराबर की इस साइड थी, इसका पक्षांतर यहाँ करेंगे तो माइनस की हो गई है, ठीक है ना। अब 752 अपनी जगह पर है, ओके ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए 752 कहाँ से आ गया, यहाँ से इस साइड ला रहे हैं तो ये धन का है, कोई चिन्ह नहीं रहता, धनात्मक संख्या होती है, ये साइड गया तो ऋण का हो गया, पक्षांतर किए बनता है। सब छोटी छोटी बातें बताना पड़ता है, सभी स्तर के विद्यार्थी हैं हमारे प्यारे विद्यार्थी, है ना। तो 20 में से 18 घटाए तो कितना बचा, 2f बचा, इसमें इसको घटाए तो 40। f का मान निकालना है तो 2 का पक्षांतर होगा। अब 2 देखिए गुणा में कहलाया ना, इंटू में, तो गुणा का पक्षांतर होगा तो भाग यानी बटे में गया, 2 से 40 कट गया तो आया 20, तो f का मान आ गया 20 आंसर। देखते हैं चौथा प्रश्न, इसमें इस टाइप से आंकड़े दिए गए हैं और इसमें कहा गया है, क्या कहा गया, बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे सरल होता है बहुलक ज्ञात करना, इसमें सारणी में आपको कुछ नहीं करना, जो परिवार के माप ये जो दिया है ये आपने ये लिख दिया, ये कॉलम दिया है, परिवार की संख्या दी है ये आपने ऐसा लिख दिया, कुछ भी नहीं करना, इसमें जो दिया है उसको आपने लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर सिर्फ आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा क्या है, ये देखिए 7 8 2 2 1 में सबसे ज़्यादा क्या है, 8 है ना। तो यहाँ अधिकतम बारंबारता 8 है, 8 है अधिकतम बारंबारता, तो इसलिए इसके सामने जो ये कहलाया ना, ये कहला गया आपका बहुलक वर्ग। तो इसलिए बहुलक वर्ग बराबर 3 से 5, 3 से 5। अंतर कितने का चल रहा है, 2 का, यानी वर्गांतर h बराबर 2। निम्न सीमा क्या कहला गई, l, ये कहला गई l बराबर 3, ठीक है ना, ओके। अब यहाँ पर बहुलक वर्ग ये हो गया, बहुलक वर्ग ये हो गया, तो अब इसके हम f लिखना, 3f लिखना है, तो 3f ऐसे ही लिखेंगे ना, 0 1 2 0 1 2, ठीक है ना, जिसमें शामिल हो। तो ये देखिए इसके सामने 0 1 2 बारंबारता के सामने लिखना है, तो यानी ये हो गया f0, ये हो गया f1, ये हो गया f2, यानी कि f1 बराबर बहुलक वर्ग की आवृत्ति, f1 ये देखिए बहुलक वर्ग की आवृत्ति, तो जस्ट इसके पहले बहुलक वर्ग के पूर्व की आवृत्ति f0 और जस्ट इसके नीचे यानी f2 बहुलक वर्ग के बाद की आवृत्ति, यानी ये 7 8 2 ये आ गए, हमने लिख लेते हैं यहीं से, इसको यहाँ भी लिख दिया। बहुलक का ये सूत्र लगाए, मान भर दीजिए, फटाक से उत्तर आएगा, इसका मान 3, ठीक है ना। निम्न सीमा l, यहाँ देखिए ना l बराबर 3, तो यहाँ सारणी से देख करके भर सकते जैसी मर्जी। f1 का मान, f2 का मान ये आ गया, ये वाला 2 ये लिखा हुआ है, f1 का मान 8 माइनस ये f0 का मान कितना है, f0 का मान देखिए, ये f0 का मान, ये f0 का मान यहाँ भर दिए 7, फिर ये माइनस लगाए, फिर f2 का मान, f2 का मान देखिए 2, ये लिख दिए, कोष्टक बंद किए, गुणित h का मान मतलब वर्गांतर। अब इसको आपको हल कर देना, कैसे हल करना है, 3 ज्यों का त्यों लिखा, पहले कोष्टक हल करें, 8 में से 7 गया तो 1 बचा, गुणा कर दें पहले ये इन दोनों का, तो 8 दूनी 16 हुआ, ऋण ऋण के जोड़ दिए तो 7 और 2 9 हो गए माइनस के, गुणित 2, ठीक है ना। अब यहाँ पर कैसे हल होंगे भाई, यहाँ पर कुछ हो ही नहीं रहा है तो 2 कम 2 ऊपर 2 आ गए, 16 में से 9 गए तो 7 बचे, ठीक है ना। अब कुछ नहीं हो रहा है इसका, तो या तो आप भाग दे करके फिर जोड़ें, या कि एलसीएम हल कर लें, तो 7 21, 21 और 2 23, 7 21 और 2 23, 23 बटे 7, 23 में 7 का भाग दे देंगे, इतना उत्तर आ गया, ये बहुलक हो गया, ठीक है।
विद्यार्थी 5वां क्वेश्चन, ये वैसे प्रश्न बैंक में शायद नहीं होगा, हमको इम्पोर्टेंट लगा है इसलिए हम इसको बता रहे हैं। इसमें अपन को माध्यक ज्ञात करना है यानी मध्यिका ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि ये देखिए मध्यिका ज्ञात करने के लिए एक नया सवाल आपके लिए सीखना पड़ेगा, थोड़ी सा कठिन नहीं है, बिल्कुल ईजी है। ये कॉलम पूरा लिख दीजिए, ये वाला फर्स्ट वाला मासिक खपत ये लिख दिए, उपभोक्ताओं की संख्या दी गई है ये लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया है ना। अच्छा, अब यहाँ पर आपको संचयी आवृत्ति निकालना है, या कौन सी, ये बारंबारता दी गई है तो इससे आवृत्ति से, ये बारंबारता यानी आवृत्ति से संचयी आवृत्ति निकालनी है। ये जो हमने इसलिए ब्लैक कलर से लिखे क्योंकि ये चीज़ दी गई है आपको, इसमें कोई दिमाग नहीं लगा इतने में आपका। ये कॉलम भर आपको अलग से बना करके करना पड़ेगा। संचयी आवृत्ति यानी CF कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए फर्स्ट में 4 लिखा है, 4 ही लिख दीजिए। अब इसमें इसको मिला दें, जोड़ दें, मतलब 4 और 5 9, ठीक है। अब 9 में 13 जोड़े तो 22, ठीक है। 22 में 20 जोड़े तो 42, 42 में 14 जोड़े 56, 56 में 8 जोड़े 64, 64 में 4 जोड़े 68, ठीक है। ये हो गई संचयी आवृत्ति। अब इसका भी जोड़ लगा दें आप पूरा, तो सिग्मा एफ निकला 68। यदि आपने यहाँ गड़बड़ी नहीं की है तो ये और ये सेम आएगा, ठीक है ना। हो गया, इतना अपन को काम काय में करना है, सारणी में। अब अपन को ये सूत्र में सबसे पहले m का मान ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है ना, m का मान। तो m बराबर, जिसको आपकी किताब में यहाँ पर n/2 करके भी लिखा है, हम ऐसा लिखते हैं और ऐसा आप करेंगे, कोई गलत नहीं है। तो m बराबर होता है सिग्मा f/2। तो सिग्मा f का मान कितना है 68, 68/2 यानी कितना है 34 आया। अब आपको ये देखना है कि 34 इस संचयी आवृत्ति में कहाँ शामिल है। देखिए 4 लिखा है, 4 से बड़ा है 34, इसमें शामिल नहीं। 9 से बड़ा है ना 34, कहाँ इसमें शामिल आएगा। फिर 22 से भी बड़ा है 34, इसमें शामिल नहीं आएगा। लेकिन 42 इसमें शामिल हो गया 34, बस यहीं से अपना हो गया सवाल, यानी इसमें शामिल है। तो हमने इसी को, ये देखिए येलो से पीले कलर से हमने कर दिया, यह मध्यिका वर्ग हो गया, ये मध्यिका वर्ग हो गया, ये निम्न सीमा हो गई, मध्यिका वर्ग की आवृत्ति हो गई, और ये हो गई मध्यिका वर्ग की पूर्व की संचयी आवृत्ति। फिर से बता दूं, ये क्या है L यानी मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ये क्या हो गई मध्यिका वर्ग की आवृत्ति यानी F, ये क्या हो गई मध्यिका वर्ग के पूर्व की कौन सी आवृत्ति, मध्यिका वर्ग तो ये था ना, तो उससे पूर्व की यानी पहले की कौन सी आवृत्ति, संचयी आवृत्ति। इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है और ये वाला सूत्र लगाया। अब इसमें हमने मान भरना शुरू कर दिए। देखिए L का मान, ये L का मान 125 प्लस M का मान ये शुरू में निकाले थे 34 माइनस C का मान कितना है, C का मान ये है देखिए 22, ये ठीक है, बटे में 20 क्या है F, ये वाला ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। गुणित ये लगा दिए कोष्टक बना, गुणित ये h का मतलब भी 20 का अंतर है तो वो भी 20 लिख दिए, ठीक है ना। ये जैसे h का मान, ये 20 से 20 पूरा कट गया, इसमें इसको घटाए तो 12 बचा, 12 इसमें जुड़ गया तो इतना आ गया 137 इकाई, ठीक है ना। तो ये आंसर हुआ, क्या ज्ञात किया अपन ने, मध्यिका। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा गया है, इसमें भी देखिए क्या कहा है, माध्यक यानी मध्यिका ज्ञात करने के लिए इसमें भी कहा जा रहा है ना, ठीक है। पर यहाँ फर्क क्या है उस प्रश्न में, इस प्रश्न में एक तो यहाँ पर वर्ग नहीं बने हुए हैं, दूसरे यहाँ पर से कम लिखा हुआ। तो जब से कम लिखा हो तो ये बारंबारता न मानिएगा, ये फिर संचयी आवृत्ति है, बस इतनी कलाकारी इसमें करना है कि ये संचयी आवृत्ति है, ठीक है। और इसकी सहायता से आपको वर्ग बनाना है। चलिए कैसे बनाते हैं, इसमें सारणी में काम करना पड़ेगा। अब थोड़ी सी इसको ऐसा समझ जाए, मैं चाह रहा हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए भैया, जल्दी बताऊंगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हम कक्षा में गए 100 नंबर का पेपर लिए, ठीक है ना, 100 नंबर का पेपर लिए, जल्दी से समझ लीजिए, 100 नंबर का पेपर लिए। अब हम कह रहे हैं 10 अंक से कम विद्यार्थी खड़े हो जाओ, तो 3 विद्यार्थी खड़े हो गए। अब हम कह रहे हैं 20 अंक से कम वाले खड़े हो जाओ, तो पहले वाले बताओ बैठ जाएंगे का, बिल्कुल नहीं बैठेंगे ना, वो खड़े रहेंगे, है ना, बल्कि 2-4 ठो और खड़े हो जाएंगे। फिर हम कहेंगे 30 अंक से कम वाले खड़े हो जाओ, तो पहले वाले खड़े थे कुछ और खड़े हो जाएंगे। यानी इसी प्रकार यहाँ पर ये क्या है, ये आवृत्ति, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि 145 से कम, तो 145 से कम में ये पहले वाले जुड़े हुए हैं, तो ये संचयी आवृत्ति। तो संचयी आवृत्ति से हमको आवृत्ति चेंज करना, कैसे करना, थोड़ी इसको आप समझें। हमको ये दिया है, एक्चुअली क्या दिया है इसमें, ये जो ब्लू कलर से लिखा है ये, और ये खंड दिया है, ये ज्ञात करना है। तो 140 से कम संचयी आवृत्ति 4 दी गई, ठीक है ना। ये अब वर्ग बना, इसको अभी आप ना करें इसको, है ना, ये अब वर्ग बना लीजिए। तो 140 से ऊपर वाले चल रही है, 140 से ऊपर, 140 से 145, फिर 145 से 150, 5 का अंतर है इसलिए 5 यहाँ भी ले रहे हैं, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, ये लिख दिए ना, वर्ग बन गए आपके। देखिए 165 से कम पूरे शामिल होगा ना, 165 से कम ही है ये सब, तो सब शामिल हो गए, वर्ग बना लिए। अब संचयी आवृत्ति को आप उतार लीजिए पूरा, ये देखिए 4, 11, 29, 40, 46, 51, ये पूरा लिख डाले, ठीक है ना, संचयी आवृत्ति। अब संचयी आवृत्ति से आवृत्ति बनाना, संचयी आवृत्ति कैसे बनाए थे, पिछले सवाल में जोड़ के बनाए थे ना,
तो अब संचयी आवृत्ति से आवृत्ति बनाना है, पलटाना है, तो अब घटा घटा के बनाओगे, सीधी सी बात है। तो 4, तो अब 4 के पहले कुछ नहीं, तो 4 में से 0 घटाए तो 4 ही आएगा ना। ओके ठीक है, ये 4 समझ में आया। अब देखें, अब यहाँ पर संचयी आवृत्ति क्या है, 11। तो 11 में हम पहले वाले को घटा दें, पहले वाले घटा दें, ये वाले 4 को घटा दिए, तो 11 में से 4 गया तो कितना बचा, 7 बचा, ठीक है कि नहीं। या ये वाले 4 घटाएं कि एक ही, ये वाला एक ही बात है। तो 11 में से 4 घटाए तो 7 बचा। यहाँ क्या है 29, तो 29 में 11 घटाए तो क्या बचा, 18 बचा, ठीक है ना। ठीक है, 29 में ये वाला 11 घटा दिए तो कितना बचा, 18। फिर ये 40, 40 में 29 गए तो 11। फिर 46, 46 में से 40 गए तो कितना बचेगा, 6 बचा। फिर 51 में से 46 गए 5। इसमें मतलब नीचे वाले ऊपर वाले को घटाते जाएंगे, ये वाला आता जाएगा, बारंबार से निकल गई। अब इसके बाद भाई पूरा सवाल सेम है, हम चाहते हैं कि इसको आप कर लीजिए, कर पाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में। इसके बाद क्योंकि आपको सब कुछ नहीं, वैसे ही तो हो गया सवाल, ये भर बता दूंगा, सिग्मा एफ बराबर 51, इसको जोड़ने पे आया तो एम का मान निकाल लीजिए। तो एम बराबर कितना आएगा, 51, इसका मान है 51, सिग्मा एफ का मान 51/2, 51 में 2 का भाग देंगे तो 25.5 आएगा। देखिएगा संचयी आवृत्ति के काय में शामिल है, तो 4 से बड़ा है ना, 25.5 इससे बड़ा, ये 29 में शामिल हो जाएगा, ये 29 में शामिल है। तो भाई ये हमने येलो से कर दिया, ये हो गया मध्य का वर्ग। बाकी सवाल पूरा सेम है, सिर्फ संख्या बदली हुई, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। विद्यार्थी देखते हैं 7वां प्रश्न। लिखा है यहाँ पर नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक यानी मध्यिका निकाल करके दे दी गई है, इसमें 28.5। तो कहा है यहाँ पर ये जो x है और ये y है, x y का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ी सा ये सवाल लंबा है, तो हमारे ख्याल से ये कुछ कम IMP है, लेकिन प्रश्न बैंक में दिया है और इतना कुछ नया सा दिख रहा है, इसलिए हमने इसको बताया। तो आप लोग सीख लीजिएगा, क्योंकि हमारे सभी विद्यार्थी को हम ये चाहते हैं कि 100 में से 100 नंबर आना ही चाहिए। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी प्लीज़ मेहनत कीजिए और हाँ सपोर्ट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं सवाल, है ना। तो इसमें x और y का मान ज्ञात करना, ओके। चल तो मेथड उसी ही लगाइए, कैसे, जैसे अपने मध्यिका के लिए किए थे ना, बिल्कुल सेम वैसे ही मैं लगाएं विधि। तो ये दोनों तो ये हैं, तो पहले क्या किए थे, संचयी आवृत्ति किए थे ना ज्ञात, तो संचयी आवृत्ति ज्ञात करें 5, तो 5 लिख दिए। अब नीचे वाला जोड़ेंगे ना, तो 5 में x जोड़ना है। तो अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर 5 में x कैसे जोड़ें, एक होता तो जोड़ देते 6। अरे भाई नहीं जोड़ रहा है तो लिख दो ना 5 धन x लिख दिए। अब इसमें जोड़ना है 20 जोड़ना है, तो भाई 20 इसमें जोड़ेंगे तो 5 तो जुड़ जाएगा, 20 में 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 25, 25 धन x हो गया। आई ना बात समझ में, 5 में 20 जोड़े तो हो गया 25 और x तो लिखा था 25 धन x हो गया। अब इसमें अपन को ये 15 जोड़ना है, तो 25 में 15 जोड़े तो 40 और x तो चल ही आ रहा था, तो 40 धन x इंटू ना कर दीजिएगा, 40x न लिखना है अपन को, है ना, 40 धन x लिखना है, गड़बड़ी नहीं, आराम से, है ना। 40 धन x आ गया। अब 40 धन x में y और जोड़ना है, तो अब y नहीं जुड़ पा रहा, यहाँ संख्या होती तो जुड़ जाता, नहीं जुड़ पा रहा था तो प्लस y कर दें, यानी 40 धन x धन y। अब इतने में 5 और जोड़ना है, तो 5 और जोड़ दीजिए तो हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा 5 संख्या, तो 45 हो गया, 45 धन x प्लस y, ये आ गया, ठीक है ना। अब इसको आपने जोड़ा बारंबारता को, तो ये अपने पास आप कहोगे सर कैसे जोड़ दिए, x और y है, ये x ये y, सवाल में दिया था ना भाई, ये सवाल में दिया है, ये 60, ठीक है, सवाल में दिया सिग्मा f बराबर 60 दिया है, ठीक है ना, तो इसलिए लिखा हुआ। वैसे अगर हम इनको जोड़ें, अगर इनको जोड़ेंगे तो ये आ गया, ये सिग्मा एफ का मान हमने जोड़ा तो इतना निकाला, लेकिन सवाल में दिया था कि बराबर 60, यानी सिग्मा एफ बराबर 60, तो यहीं से सवाल की शुरुआत हो गई। चलिए x प्लस वाई को यहीं लिख रहे हैं, 45 को यहाँ पर पक्षांतर कर दिए, माइनस का हो गया 45, 60 में 45 गया 15 बचा, यानी x प्लस वाई बराबर 15, समीकरण नंबर 1 बस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, चूँकि मध्यिका सवाल में दी थी 28.5 ये दी थी, है ना, तो आप ये देखिए मध्यिका चूँकि उसने निकाल दिया है, तो 28.5 कौन से वर्ग में शामिल है, मध्यिका वर्ग कहाँ है, तो किस में शामिल है 28.5, इसमें शामिल होगा ना, 20 से बड़ा 30 से छोटा, तो मध्यिका वर्ग कहलाएगा 20 से 30, तो लिख दिए मध्यिका वर्ग है 20 से 30, यह मध्यिका 28.5, यह वर्ग 20 से 30 में स्थित है। तो भाई ये क्या का मान हो जाएगा, एल का मान, निम्न सीमा हो गई कितनी 20, ठीक है ना, ये हो गई निम्न सीमा, ठीक है, ये हो गई मध्यिका वर्ग की आवृत्ति, यानी ये हो जाएगा एफ का मान, ये हो जाएगा काय का मान, एल का मान हो गया, ये एल का मान हो गया, एफ का मान हो गया, और ये काय का मध्यिका वर्ग की पूर्व की संचयी आवृत्ति कहाँ गई, ये है, ये काय का मान हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। अब सूत्र में इसी को मान भर देना है, तो यहाँ मध्यिका का मान सवाल में दिया 28.5, इस एल का मान कितना दिया है, आगे यहाँ पर ने निकाला 20, ये मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 20, और प्लस ये कोष्टक बनाए,
अब यहाँ पर चलिए हमने वही सूत्र लगा दिया n/2 वाला, या सिग्मा f बटे 2। तो m का मान निकालेंगे सिग्मा f बटे 2, तो सिग्मा f का मान कितना है 60 और बटे 2 यानी ये 2 लिख दिए, ठीक है ना। फिर माइनस इसका मान कितना है 5 + x लिख दिए, ये हो गया, ठीक है ना। c का मान बटे f का मान कितना है 20, ठीक है ये, और कोष्टक बंद, गुणित h कितने का अंतर चल रहा है 10 का, ये 10 लिख दिए। काट दें 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो यहाँ 2 आ गया, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पर क्या किए हैं हमने, और ये 20 का यहाँ पक्षांतर कर दिए तो 20 माइनस का हो गया। यहाँ 60 में 2 का भाग दिए तो 30 हो गया, बाकी सेम लिखा रहा। अब अगली स्टेप पे क्या करते हैं, इन दोनों को घटा दिए तो 8.5 बचा। यहाँ पर क्या करें, माइनस का अंदर गुणा कर दिए तो माइनस यहाँ हो गया, और यहाँ भी गुणा करें तो माइनस हो गया। अगली लाइन पे क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा 8.5 में 2 का गुणा करेंगे 17 आ गया। 30 में 5 घटा दिए तो 25 बचा, 25 माइनस x हो गया। x का मान याद करना है, पक्षांतर करें, बाएं हाथ साइड पर ले जाएं इस साइड x को, तो माइनस का है, इस साइड गया तो प्लस का हो गया। 25 अपनी जगह पर है, लेकिन 17 यहाँ से यहाँ आया तो हो गया माइनस का, तो 25 में 17 गया तो बचा 8, ये हो गया x का मान। अब x का मान यहाँ पर भर दें, यहाँ पर समीकरण 1 में हमने लिखा x बराबर 1 समीकरण 1 में, यानी यहाँ पर रख दिए, ये 8 है ना, तो 8 का यहाँ पक्षांतर कर देंगे, ये यहाँ कर दिए तो ये 15 लिखा है ना, तो 15 यहीं पर है, 8 है साइड गया तो माइनस का हो गया, तो 15 में से 8 गया तो 7 बचा, यानी y बराबर 7 और x बराबर 8 आंसर हुआ। तो विद्यार्थियों कैसा लगा वीडियो, सभी को गणित में विशेष योग्यता मिलना चाहिए, हमारे सभी विद्यार्थी 90 की लाइन में आना चाहिए। हाँ शेयर करें भाई, वीडियो शेयर करें, सपोर्ट कीजिए प्लीज़, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं मांग रहा हूँ, आप लोगों का प्यार ही सपोर्ट ही मेरे लिए काफ़ी है। बहुत खुशी होगी जब हमारे विद्यार्थी अच्छे नंबर पाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास कर लिया, अब बारी आपकी है ना। आप कितनी मेहनत करते हैं हम देखना चाहते हैं। प्लीज़ हमारी मेहनत पे ऐसा प्रयास कीजिएगा कि हमारी मेहनत रंग लाए, आपकी भी मेहनत रंग लाए, दोनों का प्रयास सफल हो, क्योंकि परीक्षा तो आप ही को देना है ना। अब हाँ, जो भी दिक्कत हो निसंकोच कमेंट करके पूछिएगा, जो भी समस्या आएंगी हम उन पर ज़रूर चर्चा करेंगे। और एक बहुत अच्छा वीडियो लाने वाले हैं विद्यार्थियों, जिसकी सहायता से, जिसमें हम ये बताएंगे कि आप लोगों को परीक्षा कैसे देना चाहिए, परीक्षा के दौरान कैसी योजना होनी चाहिए, जिससे आप कम समय में अच्छे से अच्छा पेपर कर सकें, है ना। कई बार क्या होता है प्रश्न छूट जाते हैं, तो इन्हीं सभी बातों को लेकर एक बहुत जल्दी बहुत अच्छा वीडियो लाने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।